हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल एनडीए पोर्टल। मेरा नाम है आकाश और मैं यहाँ पे फिजिक्स के वेव लेक्चर को कंप्लीट कर रहा हूँ। और अपने लेक्चर को कंप्लीट शुरुआत करें अपने लेक्चर नंबर 4 की। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हमने किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। पहले इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आप लोगों को कि जो हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों के जो लेक्चर्स थे और साथ में हिस्ट्री के भी हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे हमने एक डिसीज़न लिया है कि अब से जो केमिस्ट्री के हमारे लेक्चर्स होंगे, चाहे वो 11 चाहे 12 चाहे वो एनडीए के हों, ऑल फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जितनी भी हमारी टोटल जो केमिस्ट्री की जो लेक्चर्स होंगे, टोटल केमिस्ट्री लेक्चर्स, आपको पता है वो कौन कवर कर रहे हैं? वो समग्र कवर कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे चेंजिंग आई कि अब आपको इन सारे जितने भी केमिस्ट्री के लेक्चर्स हैं उसको आपको यहाँ केमिस्ट्री पोर्टल, हमारा जो दूसरा चैनल है केमिस्ट्री पोर्टल, उस पर आपको जाके अब वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। आपको अगर केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखने हैं, चाहे वो कोई भी मतलब आपके लिए कोई भी टॉपिक होगा, 11 क्लास 12 11 9 10 जो भी आपकी बेसिक केमिस्ट्री होगी, सब कुछ बेसिक से लेकर हाई लेवल केमिस्ट्री पोर्टल पे अब आपको जाना पड़ेगा। और फिजिक्स और मैथ आपको प्लस आपको हिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपको यहाँ पे मेरे चैनल इंडिया पोर्टल पे आपको मिलेंगे और बिल्कुल सेम ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे भी हम चेंजेस किए हैं अपने सब्जेक्ट के लिए। उसमें हमने ये किया है कि अब से जो फिजिक्स की चीज़ें हैं जो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, वेव्स की चैप्टर फिजिक्स का, आगे भी मैं ही कवर करूँगा, यानी आकाश कवर करेंगे इसको मैं ही। और जो मैथमेटिक्स है, जो हमारी मैथ्स है, उसको समग्र यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। जो प्रोबेबिलिटी अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे होंगे क्लास 12 की, क्लास 11 की और 12 दोनों की आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाएगी। और मेरा जो यहाँ पे कोर्स चल रहा है अभी वेव चल रहा है क्लास 11 की। तो अब यहाँ से आपके लिए ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस थी कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुई हैं। फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ और समग्र मैथ पढ़ाएंगे आपको आगे, और पढ़ा रहे हैं, लेक्चर कंटिन्यूसली पढ़ेंगे अब रोज़ रोज़ फिजिक्स और मैथ के कंटिन्यूसली। और केमिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हों आपको इस चैनल केमिस्ट्री पोर्टल पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी आपको देना। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज के लेक्चर का, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या होती है? अब तक हमने पढ़ा है कि अभी हमने पढ़ा अब तक कि कोई भी अगर बनती है हमारी वेव्स, तो वो कितने टाइम, अभी जो हमने पिछले लेक्चर में चीज़ें पढ़ी हैं उसको अगर हम रिकवर करें, यहाँ पे रिवाइंड करें, तो हमें पता चलता है कि अभी हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो वेव्स के बारे में पढ़ा है, वेव्स इंट्रोडक्शन पढ़ा है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने जनरल इक्वेशन पढ़ा। इतनी चीज़ें हमने पढ़ के रखी। अब तक इन चीज़ों में हमें क्या पता चला कि डिपेंडेंसी पता चला, वेव्स किस तरीके की होती हैं, बिहेवियर पता चला। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है कि अब हमें पढ़ना है कि स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ वेव, यानी कितने टाइम में, आखिर जब हम देखते हैं हमारे पास लहरें आती हैं तो कितने टाइम में हमारे पास आती हैं या फिर कितनी स्पीड से आती हैं, इनका हमें पता करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। सो इसलिए आते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अपने जो हमने ग्राफ बना के रखा है, इसको हमने मान लेते हैं कि हम एक छोटा सा पोर्शन इस वेव का लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक जनरल वेव हमने एक वेव को उठाया और सोचा कि जैसे मानते हैं अब अगर वेव को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई पार्टिकल होगा जो ऊपर नीचे ऑसिलेशन किया होगा। यहाँ पे हर एक पॉइंट हर एक पार्टिकल, कितने सारे पार्टिकल हो सकते हैं, लेकिन हमने फिर भी कुछ डिफिनेट पार्टिकल्स को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं अगर, ठीक है। तो हमें ये पता चलता है कि इस पॉइंट ये जो पार्टिकल है ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर चुका है। यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, इससे ऊपर तो ये जा नहीं सकता। तो यानी आफ्टर ए टाइम ये क्या होगा, इसके बाद ये जो पार्टिकल होगा अब तो नीचे ही आएगा ना। अगर हम वेव को और आगे बढ़ाएंगे, जब वेव आगे चलती ट्रेवल करती चली जाएंगी, तो एट ए टाइम, आफ्टर टाइम टी के बाद ये पार्टिकल अब नीचे आएगा। इसी तरीके से ये सब पार्टिकल मान लेते हैं अगर यहाँ होंगे वो भी नीचे आएंगे अगर हमें वेव फॉर्मेशन करना है, क्योंकि ये वेव तो अब नीचे गिरेगी ना, हमने पढ़ के रखा है। तो ये सारी वेव्स नीचे गिरेंगी, यानी जो पार्टिकल होंगे अब यहाँ अब नीचे आएंगे, और ये जो पार्टिकल होंगे ये सब अब ऊपर आएंगे। हमने पढ़ के रखा है ये सब चीज़ें, ये सब पार्टिकल अब ऊपर आएंगे आपके लिए। ये सब पार्टिकल हमारे ऊपर की तरफ आएंगे, हमें पता है। अब ये देखते हैं हम कि ये पार्टिकल, ये देखिए ये वाला जो पार्टिकल है, इसको थोड़ा सा और हम इंडिकेट कर लें तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये वाला जो पार्टिकल है, इसको थोड़ा और इंडिकेशन अगर हम कर लें, ये देखिए
ये इसके बाद आफ्टर टाइम टी के बाद, आफ्टर डेल्टा टी के बाद, टाइम डेल्टा टी के बाद ये कहीं ना कहीं जो अभी ये पॉइंट पी मान लेते हैं, इस पॉइंट पे जहाँ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी, कहीं ना कहीं एट ए पॉइंट पी डैश यानी कुछ समय बाद क्या होने वाला है कि ये जो पार्टिकल था ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर देगा, यानी उस पॉइंट उस फेज पे पहुंच जाएगा जिस फेज पहले एक दूसरा पार्टिकल था। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं? इस मेरे कहने का मतलब ये है कि आफ्टर टाइम डेल्टा टी क्या होने वाला है, ये जो P पे पॉइंट पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, अब ये वाला जो पार्टिकल, इसको और थोड़ा डॉटेड कर दें, ये वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर आके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर देगा, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, आखिर वो फेज उस फेज में आ जाएगा ना जिस फेज पे P था, यानी जो P है और एंड P डैश है, इन दोनों के पास सेम फेज हो जाएगा। फेज में हमने पढ़ के रखा है फेज क्या होता है, P एंड P डैश के पास सेम फेज हो जाएगा यहाँ पे, यानी जिस फेज वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे था वो भी जो P डैश आएगा तो वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई? अच्छा, अब इतने पॉइंट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस भी तो कवर की होगी, आखिर कुछ समय बाद आखिर ये पार्टिकल जब ऊपर आएगा तो इसने डेल्टा एक्स, आखिर डेल्टा एक्स डिस्टेंस भी तो आगे बढ़ी होगी ना, तो यानी यहाँ पे जो दूसरा फर्क पड़ा यानी डेल्टा एक्स डिस्टेंस भी कवर हुई, डेल्टा एक्स डिस्टेंस इज ऑल्सो कवर्ड। ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। आखिर जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं ये वाला पार्टिकल, अब ये वाला पार्टिकल जब इस पोजीशन पे आएगा, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स की जो पोजीशन है वो डिस्टेंस थोड़ी कवर होगी, तो यानी डेल्टा, और हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वही होता है ना, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कहीं ना कहीं वी का फॉर्मूला ये हो सकता है। ये बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए, ये जो मैंने अब तक इतनी बड़ी चीज़ें करके रखी हैं। अच्छा, एक काम और करते हैं, अब ये जो हमारी नई ग्राफ बनी, ये जो हमारी नई वेव बनेगी, यहाँ पे जब पार्टिकल मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम टी के बाद, अब यहाँ पे आ जाएगा ना सभी, अब उन्हीं डॉट पॉइंट्स को हम मिला लें अगर, यानी अब यहाँ पे ये पार्टिकल आ जाएगा तो यहाँ से वेव अपनी शुरू होगी। ये वेव देखिए जो नई वेव बनेगी आफ्टर टाइम डेल्टा टी के बाद, ये कुछ इस तरीके से होती चली जाएंगी। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे डायग्राम ना सही बने, लेकिन फिर भी देखिए कुछ इस तरीके की हमारी वेव बनेगी अगली। इसको थोड़ा और, ये थोड़ी सी पॉइंट्स को मिलाने में दिक्कत है, वरना वेव जो होगी कुछ इस तरीके की नई वेव हमारी बनेगी। यानी आफ्टर टाइम टी के बाद ये जो हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ये पार्टिकल जब कवर करेगा तो डेल्टा टी टाइम के बाद करेगा, फेज सेम हो जाएगी पी और पी डैश की। यहाँ हमने ये चीज़ें रख के रखी हैं। अब आगे चलते हैं, अपने जो डेरिवेशन है उसको करते हैं। अब आगे अपने टॉपिक को थोड़ा सा बढ़ाऊँ मैं, और इसलिए मैंने एक बार फिर से रफ डायग्राम बनाया, थोड़ा सा फिर से थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे मेरी जो कंडीशंस थी ये थी कि जब जितने टाइम में ये फिर दोबारा वो जो दूसरा पार्टिकल फिर से अपना दूसरा जो वेव हमारी बनेगी वो किस पोजीशन पे, कितने टाइम पे हमारी जो सेम फेज एम्पलीट्यूड वाली, चाहे कोई भी पॉइंट हो, कितने टाइम में फिर से वही सेम फेज बनेगी और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके बनेगी, वही चीज़ें हमारी वही चीज़ें हमारी डिफाइन करती हैं कि वेलोसिटी ऑफ द वेव है क्या। यानी वेलोसिटी जो हमारी स्पीड कह लीजिए, आप वेलोसिटी कह लीजिए, वो क्या होगी, यानी डेल्टा एक्स टाइम और डेल्टा टी टाइम में फिर से जब वो सेम फेज अकर कर ले रहा हो, सेम फेज पा ले रहा हो, अगर वो ऑब्जेक्ट जो हमारा जो पार्टिकल था फिर से जब दोबारी वेव जो हमारी वेव बन रही है, अगर हम एक बार फिर से उसको डिस्टेंस को देखें, से पी पॉइंट पे था, हमारी जो पहली वेव में पी पॉइंट पे क्या था, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। अब अगली वेव जो बनी, जो पी डैश पे बनी, यानी सेम फेज आया ना, तो सेम फेज कितने टाइम में आया और कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद आया, अगर ये चीज़ें हमें पता चल जाए तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेव का हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अपने टॉपिक को कवर करते हैं। मान लेते हैं कि इसने डेल्टा एक्स टाइम में पहला वेव कंप्लीट किया होगा, डेल्टा एक्स डिस्टेंस तो कवर की है ना, फिर उसके बाद आफ्टर ए टाइम फिर डेल्टा एक्स डिस्टेंस और लगी जब पी डैश पे आने के लिए, इसको दोनों चीज़ें हमें पता चल रही है ना। यहाँ पे अगर हम ये सोचें, अगर हम ये कोशिश करें, एक फॉर्मूला लिखते हैं, हमें पता है कि जो फेज होती है, फेज का फॉर्मूला क्या होता है, कि एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा टी, यही हमने पढ़ के रखा है। कहाँ से आया ये चीज़ें, वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमने पढ़ के रखा है। ऑसिलेशन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको सही तरीके से समझ में आएगी, फेज डिफरेंस, ये सब चीज़ें आपको ऑसिलेशन वाइब्रेशंस में मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे हमें फेज सिर्फ निकालना है, तो फेज का फॉर्मूला ये होता है कि एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हमें क्या पता है, अगर हम पॉइंट पी का फेज निकालें तो पॉइंट पी का फेज क्या होने वाला है, पॉइंट पी का फेज अगर हम देखें तो जनरली के एक्स माइनस ओमेगा टी होगा।
क्यों होगा? क्योंकि उसने x डिस्टेंस भी कवर की। यहाँ पे हम डेल्टा x नहीं, यहाँ पे x होगा, थोड़ी सी गलती होगी, x यहाँ पे होगा। और यहाँ पे इसने टाइम में भी कवर किया, यहाँ पे टाइम भी तो बढ़ा। अब मान लें कि अगर यहाँ तक इसने t डिस्टेंस कवर की और फिर जब अगली वेव हमारी बनी तो उसने डेल्टा टाइम t और कवर किया, लेकिन वो टाइम कब कवर किया? जब p डैश पे वो फेज बनी। अभी हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट p पे जो फेज बना वो kx माइनस ओमेगा टी बनेगा ना, क्योंकि उसने टाइम t और डिस्टेंस x में कवर किया। पॉइंट p का फेज ये होने वाला है। अब लेकिन अब जो पॉइंट p डैश का फेज होगा, ये पॉइंट p डैश का, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट p का था, पॉइंट p डैश का जो फेज होगा, अब यहाँ पे चीजें बढ़ेंगी ना, x की जगह क्या हो जाएगा? k, फिर से लिखते हैं, x की जगह x प्लस डेल्टा x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि अब इतना डिस्टेंस इसने और बढ़ा के कवर की ना। अगली वेव जो बनी इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की? x तो यहाँ किया, फिर जो अगली वेव बनी है डेल्टा x और भी जुड़ी ना उसमें चीजें, और फिर माइनस ओमेगा। अब इसने टाइम में भी चेंजिंग हुई, t प्लस डेल्टा टी। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन फॉर हमारा जो इक्वेशन बना, हमें पता है कि पॉइंट p और पॉइंट p डैश का जो फेज है वो इक्वल है, क्योंकि हमने बताया कि आफ्टर ए टाइम टी, डेल्टा टी के बाद ये बिल्कुल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ में हमारे इक्वेशन के हिसाब से जो पॉइंट p डैश का जो फेज है और जो p का फेज है वो इक्वल है। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल एक दूसरे के दिखा दें तो यहाँ क्या मिलेगा? p डैश का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज़ें हुई क्लियर। अब अगर इसको खोल दें तो kx प्लस k डेल्टा x माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू kx माइनस ओमेगा टी। ये चीज़ें क्लियर हुई। अब यहाँ पे कट क्या क्या चीज़ जाएंगी? kx से kx कैंसिल, माइनस ओमेगा टी से माइनस ओमेगा टी कैंसिल। अब यहीं पे अपने डेरिवेशन को कंप्लीट कर लें तो सही रहेगा, क्योंकि फिर से हमें डायग्राम बनाना पड़ जाएगा। सो यहाँ पे चीज़ें हमारी बची, क्या बची? k डेल्टा x बचा माइनस ओमेगा डेल्टा टी, ये चीज़ें बची हमारे पास, और यहाँ पे 0 है। चीज़ें क्लियर? अब हम लिख सकते हैं ना k डेल्टा x इज इक्वल टू ओमेगा डेल्टा टी, ये चीज़ें हम लिख सकते हैं। अब इस डेल्टा x और डेल्टा t को अगर एक साइड में हमें करना हो तो किस तरह कर सकते हैं? इस डेल्टा t को इधर डिवाइड कर दें डेल्टा x से, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हो जाएगा, और ये जो k जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन k। अब हमें पता है कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। हमने यहाँ पे अभी पिछले थोड़ा सा देर पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे v का जो फॉर्मूला निकल आएगा ओमेगा अपॉन k। अब हमें पता है ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, पता है ना हमें। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, अपने छोटे से यहाँ पे पार्ट लेते हैं हल्का सा, फिर आपको बताता हूँ, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो। यहाँ पे जो चीज़ें हमारी निकल के आई, v इज इक्वल टू क्या है? ओमेगा अपॉन k, जिसमें k किस क्या कहते हैं? हम k को कहते हैं एंगुलर वेव नंबर, पता है ना, ये कांस्टेंट होता है। और जो हमारा ओमेगा है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के। यानी अगर मैं किसी भी वेलोसिटी का, किसी भी वेव की वेलोसिटी निकालनी हो, अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता हो तो हम किसी भी वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ केसेस की तरफ बढ़ते हैं स्पीड ऑफ वेव के। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव वेलोसिटी, अभी जो हमने वेव स्पीड का फॉर्मूला निकाला है वो, और उसके आगे वेव वेलोसिटी आप चाहे जिस लैंग्वेज में उसको कहिए, तो हम छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। उसके पहले कंडीशन जो हम पढ़ते हैं, कंडीशन फर्स्ट जो हमारी निकल के आती है वो ये आती है कि जो हमारा जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज ओनली डिपेंड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। इसी को आप चाहे पहला केस कह लीजिए, या फिर जितने भी केसेस हमारे बनेंगे वो, या फिर कंडीशन बनेगी, तो वो इन्हीं चीज़ों से बनती है। हम फिर से ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। वेलोसिटी जो होती है वेव की, वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम पे डिपेंड करती है। मतलब कि ये इंडिपेंडेंट होती है किसके लिए? ये इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी के लिए। चाहे वो हम एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हम दो वेव्स को लेते हैं। वेव हमारी जो फॉर्मेशन हो रही है, मान लेते हैं कि फॉर्मेशन हमारी कुछ इस तरीके से हो रही है, और कुछ वेव हमारी कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ अगर कि ये सेम मीडियम में है, मतलब हम मान लें कि एक रोफी है,
एक हम स्ट्रिंग ही ले लेते हैं, तो मीडियम सेम है, मतलब ये भी कि स्ट्रिंग है, ये भी कि स्ट्रिंग का ही वेव बन रहा है। दोनों चीज़ें अलग अलग बन रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन क्या वेलोसिटी क्या होने वाली है? वेलोसिटी इज सेम, यानी वेलोसिटी नहीं बदलने वाली। ये फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, चाहे फ्रीक्वेंसी जितनी भी तेज हो, चाहे कोई भी चीज़ जितनी हो, लेकिन अगर इफ मीडियम इज सेम, अगर मीडियम सेम हो, जब तक मीडियम सेम रहेगा हमारा, जैसे एयर भी हमारा मीडियम है, वाटर भी हमारा मीडियम है, सब कुछ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रोप पे स्ट्रिंग पे ही काम होगा। मीडियम की तो एग्जांपल हम जानते हैं ना कि हमारे लिए मीडियम क्या होता है, एयर होता है, वाटर होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी मीडियम हमारे पास हो, जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा तब तक वेलोसिटी ऑफ ए वेव कभी चेंज नहीं होने वाली, चाहे वो फ्रीक्वेंसी उसकी चाहे जितनी चाहे हो, चाहे वेवलेंथ, तो कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी चीज़ें डिफर कर रही हो, लेकिन अगर मीडियम सेम है तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी सेम होगी, वो वेलोसिटी हमारी सेम होगी। लेकिन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है उसके बारे में समझेंगे, हम आगे बढ़ते हैं अपने कंडीशन की तरफ, तब हमें और समझ में आएगा। अब हम स्ट्रिंग पे आए हैं तो स्ट्रिंग की चीज़ों को समझेंगे, फिर उससे फार्मूला बनाएंगे। आगे चलते हैं, फार्मूला बनाते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग पे। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग और रोप। अब स्पीड क्या होती है वेव की जब स्ट्रिंग और रोप आप स्ट्रिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इसमें टेंशन हाईली वर्क करता हो, तो यहाँ पे रोप का एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पे, तो हम क्या पता करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक बहुत पतली सी रोप है, ठीक है, कुछ इस तरीके से पतली सी रोप है, और एक रोप हमने लेके रखी है बहुत मोटी, कुछ इस तरीके से मोटी रोप हमने लेके रखी है। ये मोटी रोप है, ये बहुत पतली रोप है। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि इसमें वेव जो हमारी ट्रेवल होगी, इसमें हाई स्पीड में ट्रेवल होगी या फिर इसमें हाई स्पीड में ट्रेवल होगी? सो आपका आंसर क्या होने वाला, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि अगर आप एक बार इसमें वेव का फॉर्मेशन एक बार बम्प करिए तो इसमें ट्रेवलिंग जल्दी होगी, मतलब इसमें वेव जल्दी ट्रेवल करेगा, आगे डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगी, या फिर इस रोप में करेगी। सो आपका एग्जांपल दो लॉजिक से सही हो सकता है। आप पहला कह सकते हैं कि देखिए पतली रोप है, कहीं ना कहीं मोटी रोप के हिसाब से इसका जो लॉजिक बनेगा, आप मैं जनरल वे में अगर आपको बताऊं तो, अगर मान लेते हैं कि हमने इसमें सेम एनर्जी दी, ठीक है, मान लेते हैं एनर्जी हम इसमें कुछ देते हैं, EN एनर्जी देते हैं, फिर इसमें भी सेम EN एनर्जी देते हैं। अगर हमारी एनर्जी दोनों में सेम है, कोई एनर्जी से हम बम्प किए दोनों को, हमें पता है कि जब पतली रस्सी रहेगी तो हम उसको आराम से बम्प कर लेंगे, बम्प करेंगे, हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, और जितनी भी एनर्जी, और सेम एनर्जी अगर हम इस मोटी रोप में दें तो कहीं ना कहीं ये इसको बम्प करने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उतनी एनर्जी से काम नहीं चलने वाला। EN जो होगा हमारा कम हो जाएगा, ये इतनी एनर्जी हमें सफिशिएंट नहीं होगी, इतनी एनर्जी हमें सफिशिएंट नहीं होने वाली। रोप मोटी रहेगी तो हमें इसे बम्प कराने में मुश्किल होगी और ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत होने वाली, यानी कि जो हमारी वेलोसिटी है, वेव है, स्पीड ऑफ वेव है, या फिर स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो भी आप कहिए, स्पीड ऑफ वेव जो हमारी है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? मास के, मास ऑफ स्ट्रिंग। मास बढ़ेगा यानी मास पर यूनिट लेंथ, आप मास कहिए, मास पर यूनिट लेंथ कहिए, आप कुछ भी कहिए उसको, क्योंकि एक पर लेंथ पे आप मास निकालिए तो भी बात वही है। यानी जितनी मास हम बढ़ाएंगे, रस्सी को मोटी करते चले जाएंगे, मास को हम बढ़ाएंगे, उतना ही हमें दिक्कत होगी वेव को ट्रेवल करने में, और उतनी ही कम होगी हमारी वेलोसिटी। यानी जो हमारी पहली कंडीशन निकल के आया, जो V होता है हमारा, वो मास ऑफ स्ट्रिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं, ठीक है। अपनी दूसरी कंडीशन है, मान लेते हैं कि हम टेंशन की अब कंडीशन को पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि हम इस रस्सी को हमने दो सिरों से बांध दिया है, ठीक है, ये बिल्कुल टाइट टेंशन है, बिल्कुल टाइटनेस है इसमें, दोनों तरफ से बिल्कुल कस के हमने बांध दी है। और एक हमारे पास सेम रस्सी है और उसको हम कुछ इस तरीके से झूला, जैसे झूल से बिल्कुल हल्का सा इसको टाइटनेस दिए हुए हैं, बिल्कुल झूल रही है रस्सी, ठीक है। अच्छा, हम कहें आपसे कि इसको आप बीच से थोड़ा सा टंग करिए, ऐसे हल्का सा ऐसे ऐसे करिए, जैसे मेरी यही चीज़ रखी है ना, ये मेरा स्केच रखा है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम हल्का सा, जैसे सीधी चीज़ें रखी हुई, हम इसको हल्का सा हिला दें, ये ऐसे कर दें, तो इसको भी हम ऐसे टन से करें, अगर थोड़ा सा टन जैसे करें तो एक आवाज़ आएगी, और वेव जैसे स्प्रिंग का हम देखते हैं, हल्का सा करते हैं तो जल्दी से उठ बैठ जाएगा, लेकिन ये जैसे अपनी पोजीशन पे फिर वापस आना चाहेगा। तो यानी इस पे जो फॉर्मेशन होगी, टाइट टेंशन जब हमारी पड़ रही, बिल्कुल टाइटनेस है, तो कहीं ना कहीं इसको जब हम टक से करेंगे तो ये बिल्कुल अपने पोजीशन पे तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन यहाँ पे चीज़ें झूल रही हैं, टाइटनेस नहीं है। आप इसको, क्योंकि इसकी मेन पोजीशन भी कुछ इस तरह यहीं पे ही है, अगर आप इसको थोड़ा टक करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ट्रेवलिंग उतनी आसानी नहीं होने वाली। यानी जो हमारा वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? टेंशन के है। आपके पास जितनी ज़्यादा टेंशन उतनी ज़्यादा आपकी वेलोसिटी। आप जितनी टेंशन देंगे रोप में
उतनी ही वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी ऑफ वेव बढ़ेगी, उतने जल्दी वेव हमारी फॉर्मेशन आगे होगी। इन दोनों ही कंडीशन से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, वो ये निकल के आता है v इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन न्यू। अच्छा, न्यू क्या है? न्यू को हम कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अच्छा, हमें पता है मास पर यूनिट लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। यहां पे अगर हम देखें तो ml-1 होगा, और जो हमारी टेंशन की यूनिट होगी वो क्या होने वाली है, जो टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला है वो mlt-2 होने वाला है। सो हमारी ये जो फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया, ये स्पीड ऑफ वेव है ऑन ए स्ट्रिंग और ए रोप। ठीक, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं इन सॉलिड में स्पीड ऑफ वेव क्या होती है उसके बारे में समझें कि, और फार्मूला क्या होता है उसकी तरफ बढ़ें। उसके पहले बता दूं कि जो इन सॉलिड में हमारी जो वेव होती है उसको क्या कहते हैं, उसको कौन सी वेव कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जो हमारी सॉलिड में वेव ट्रेवल करती है उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्योंकि जब हम मान लेते हैं हमारे पास एक सॉलिड थिंग है, ठीक है, सॉलिड मान लीजिए हमारे पास एक ब्रिक ही रखा, वो भी एक ब्रिक्स भी यानी ईटा भी आपका एक सॉलिड है, ठीक है। मान लेते हैं कुछ भी ऐसे कोई भी चीज़ सॉलिड है, अगर हम उसको क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच करते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, ऐसा करते हैं कि कहीं ना कहीं उसको हिलाते डुलाते हैं, तो मानते हैं उसका जो वेव बनेगा कहीं ना कहीं अंदर की तरफ बनेगा ना। ये वेव की जो डायरेक्शन होगी वो भी कुछ इस तरफ से ही बनेगी, और जो पार्टिकल मूव होंगे वो भी इस तरफ से होंगे, या फिर अगर हम इस तरफ से इसको धक्का देंगे तो भी चीज़ें तब पार्टिकल यानी जो सेम बनती है, पैरेलल में बनती है। वेव ऑफ प्रोपगेशन जो होती है, वेव की प्रोपगेशन और डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल जो होती है डिस्टर्बेंस की, वो सेम होती है। इसलिए यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। स्ट्रिंग का हमें पता है कि जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स में हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग यही हमारी मान लीजिए रोप है, स्ट्रिंग है, तो इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे मूव होते हैं, और जो वेव होती है हमारी आगे चलती है, तो वो ट्रांसवर्स वेव होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जो v का फॉर्मूला यहाँ निकल के आता है वो आता है v इज इक्वल टू यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अब ये कैसे आता है आपको चीज़ों को समझना होगा। डेंसिटी, क्योंकि मैंने अगर आप इसको थोड़ा सा रोप से समझे तो वहाँ पे डेंसिटी, वहाँ पे हमारी जो चीज़ें थी वो मास पर यूनिट लेंथ जैसे हम न्यू से डिनोट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वही हमारी डेंसिटी होती है। तो हमें पता है कि मास पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करता ही, हमने जैसे रोप में देखा वैसे यहाँ सॉलिड में भी वही चीज़ें होती हैं। और यंग्स मॉडुलस जो हमारी वहाँ पे जो चीज़ें हमारी टेंशन के लिए यूज होती है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जो हमारी चीज़ें यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस जो हम चीज़ें पढ़ते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन में, तो वो चीज़ें यहाँ यूज़ होती हैं। यानी ये जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया है v इज इक्वल टू अंडर रूट यंग मॉडुलस अपॉन डेंसिटी रो, ये हमारा स्पीड ऑफ वेव इन सॉलिड है। अब आगे चलते हैं, इन गैसेस में हम पढ़ते हैं, और गैसेस में भी हमें पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनने वाली हैं, ट्रांसवर्स तो बनने नहीं वाली। मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि वहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, बिल्कुल नेग्लेजिबल तरीके से होते हैं, इसलिए वहाँ पे कभी भी ट्रांसवर्स वेव नहीं बनती, वहाँ पे बनती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बनती है गैसेस में? इन गैसेस हमारी जो वेव बनेगी वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बनेगी, ठीक है। जो हमारा फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव इन गैसेस का निकल के आता है वो v इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। जो हमें पता है बल्क मॉडुलस होता है, ये इसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं, और रो हमारी डेंसिटी होती है। अच्छा, इस पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, हमारा लैप्लेस करेक्शन आएगा आगे, और इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड करें अगर चीज़ों को, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना v इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, इसको हम बल्क मॉडुलस को अगर चाहें तो हमें पता है ना b इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है, डेल्टा p अपॉन डेल्टा v अपॉन v, जो स्ट्रेन की हमारी वैल्यू होती है। अगर इसको सॉल्व करें तो हमें चीज़ें मिलेंगी डेल्टा पी वी अपॉन डेल्टा वी। ये हमारा कुछ एक क्वेश्चन निकल के आएगा आगे। चीज़ें क्लियर है? अच्छा, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब आगे हम बॉयल्स लॉ के तरफ से, बॉयल्स लॉ हमने पढ़ के रखा है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पी वी को हम क्या मानते हैं बॉयल्स लॉ में, वो आइसोथर्मल पोजिशन होती है, आइसोथर्मल कंडीशन होती है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आइसोथर्मल कंडीशंस में पीवी जो होती है हमारी कांस्टेंट होती है। अच्छा, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। अच्छा, इसको हम पहले इक्वेशन अपनी 1 मान लेते हैं,
और पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अच्छा, इनको अगर हम दोनों साइड से अगर डिफ्रेंशिएशन कर दें पी वी का, पी इंटू वी, तो हमें पता है कि अगर हम पहले पी को छोड़ के अगर वी का करें तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा, पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट की तो डिफ्रेंशिएशन जीरो होती है। इस तरीके से हमारी जो निकल के आएगी चीज़ें वो क्या आने वाली हैं, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी डेल्टा पी। इसको थोड़ा और शॉर्ट में करें तो P इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, आप इक्वेशन फर्स्ट को अब देखिए, यहाँ के इक्वेशन फर्स्ट को देखिए और इस इक्वेशन को देखिए जो हमारी इक्वेशन सेकंड निकल के आई है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप देखेंगे ओके, तो आपको सिमिलैरिटी दिखेगी B और P में। ये जो B की जो वैल्यू थी, B इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये जो फॉर्मूला निकल के आया था वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, और यहाँ पे भी P की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। माइनस का यहाँ क्यों नहीं मतलब है, क्योंकि माइनस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर हम प्रेशर को क्या करेंगे, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम होगा या फिर वॉल्यूम होगा, जो प्रेशर होगा, इनका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चीजें होंगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, फिर वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर घटेगा, इन चीजों से मतलब है। यानी माइनस का कोई यहाँ पे सिग्निफिकेंस यहाँ पे है नहीं, बिल्कुल ये फिजिकल चीजें हैं जो वहां पे होंगी आगे। तो यानी इसको हम देखें तो इस फॉर्मूले से हमें निकल के आता है P इज इक्वल टू बी। अब P इज इक्वल टू बी अगर निकल के आती है चीजें, और इस इक्वेशन को जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा इक्वेशन बना के रखा था, इस पे अगर हम B के जगह P रख दें तो हमारी चीजें क्या निकल के आएंगी, जो हमारा निकल के आएगा फॉर्मूला V इज इक्वल टू अंडर रूट P अपॉन डेंसिटी आएगा ना ये। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले पे रखा चाहिए, ये हमारा जो फॉर्मूला था, फिर से मैं बताऊं कि ये न्यूटन साहब ने दिया था, न्यूटन ने यहाँ पे इन चीज़ों को रखा था, ये जो फॉर्मूला निकाल के दिया था हमें, V इज इक्वल टू पी प्रेशर अपॉन डेंसिटी। अच्छा, इन चीज़ों को जब फॉर्मूला रखा गया और जो वैल्यूज़ निकाली गई, जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी निकाली गई, वो क्या आई, जो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पे निकली इस फॉर्मूले पे, डेंसिटी का मान लेते हैं हमने, एयर की डेंसिटी हमने फाइंड की, और उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ निकल के आई, जो कैलकुलेटेड वैल्यू निकल के आई, वो 280 मीटर पर सेकेंड आई इस फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन जो रियल वैल्यू थी, जो रियल वैल्यू वो क्या थी, 331 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हमें ये दिखा कि इस फॉर्मूले के यूज से कहीं ना कहीं जो रियल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू है उसमें फर्क आया। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है और बड़ा फर्क दिख रहा है। यहाँ पे जो फर्क आपको दिख रहा है 280 यहाँ पे और 331, ये चीजें जो आपको दिख रही हैं बहुत ज्यादा फर्क दे रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला गलत है या फिर कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो हमारे एक साइंटिस्ट साहब आए, उनका नाम हम पढ़ेंगे आगे, लैप्लेस करेक्शन के नाम पर उनका एक टॉपिक है आगे, इसी कंडीशन से जुड़ा हुआ है। तो लैप्लेस साहब आए, उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला गलत तो नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला सही हो जाएगा। अब इम्प्रूवमेंट कैसे होगा और किस तरीके से एक नया चीज हमारे पास बन के आएगी, उसको हम अगले लेक्चर 5 में पढ़ेंगे, जिसको हम पूरा नाम लैप्लेस करेक्शन, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है उसको समझाना और विद डेरिवेशन आज का वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से जो लेक्चर नंबर 4 होगा उसमें लैप्लेस करेक्शन, और उसके आगे हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और टॉपिक को जल्दी खत्म करेंगे अपने चैप्टर को। सो देखते रहिए इंडिया पोर्टल और लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज।